हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। गाइस, एक स्टडी टिप ये है कि जब भी बीच में एडवर्टाइजमेंट आए तो आप उसे चलने दें और मन में रिवाइज करें कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। ये एक ब्रेक का काम तो करेगा ही आपके लिए, और हमें भी इससे फ्री कंटेंट बनाते रहने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 और टॉपिक है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड इट्स ऑफिसर्स, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। गाइज, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 जो है वो बेसिकली 11 फरवरी 2016 से, दैट इज़ 10 साल बाद वो इम्प्लीमेंट हुआ, और इसने बेसिकली रिप्लेस किया मेजर एक्ट को, यूपी ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 को। तो गाइज, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इट्स ऑफिसर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, उसके कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, उनकी हायरार्की क्या है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर जुडिशियल मैटर्स कनेक्टेड विद लैंड रेवेन्यू इन यूपी एंड इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल रेवेन्यू कोड्स। ये हाईएस्ट अथॉरिटी है जुडिशियल मैटर्स में, जो कि लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर हैं, और इसके जो डिसीजन है वो सारे बाकी के रेवेन्यू कोड्स, जो उसके नीचे के कोड्स हैं, मतलब उस पर बाइंडिंग है। इसकी जो अपील है कोई भी, वो हाई कोर्ट में लाई नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। अपील हाई कोर्ट में नहीं होती, लेकिन सिर्फ अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का, जो कि रिट का आर्टिकल है, उसमें हाई कोर्ट में हम एज अ रिट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, और हाई कोर्ट एम्पावर्ड है ऑर्डर्स या रिट देने के लिए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मेंबर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, जो कि कमिश्नर्स होते हैं बेसिकली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे। जो अभी हम आएंगे नेक्स्ट उस पर कि कमिश्नर्स होते हैं नीचे, तो उन्हीं कमिश्नर्स में से जो कुछ मेंबर हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चुने जाते हैं। उसको टोटल एक बोर्ड कहते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और कोई लेजिस्लेटिव सैंक्शन नहीं चाहिए इसके लिए। जब बोर्ड के मेंबर्स चुनने के लिए कोई अलग से सैंक्शन नहीं चाहिए गवर्नमेंट का। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बेसिकली स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस काडर, जो स्टेट काडर के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मेंबर्स होते हैं, वो उसमें चुने जाते हैं। साथ ही स्टेट को ये पावर है कि किसी भी मेंबर को वो जुडिशियल मेंबर चुने। देखिए, दो टाइप के मेंबर होते हैं। जैसे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमें पता है वो हाईएस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी भी है और हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट भी है। तो इसीलिए कुछ मेंबर होंगे वो जुडिशियल मेंबर चुने जाते हैं, कुछ मेंबर जो हैं वो ऑर्डिनरी रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। तो लेकिन ये हमने पहले ही पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो जब बोर्ड ऑफ मेंबर किसी को जुडिशियल मेंबर चुन लेता है तो उसको सिर्फ जुडिशियल बिजनेस ही अलॉट होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अनलाइक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमें पता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से उनकी पावर्स निकल के आई हैं या वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से फॉर्म हुए हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक लेजिस्लेशन या इनेक्टमेंट से निकला है। कौन से इनेक्टमेंट से? यूपी रेवेन्यू कोड 2006 से। तो उसकी कोई सीट फिक्स्ड नहीं है, जैसे कि हाई कोर्ट यहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा, ये है, उनकी सीट फिक्स्ड है। ऐसे ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कोई फिक्स सीट नहीं है। कहने का ये मतलब है, हम कभी भी ये नहीं कहते कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी एट इलाहाबाद, जैसे हम हाई कोर्ट ऑफ यूपी एट इलाहाबाद बोलते हैं या हाई कोर्ट ऑफ यूपी एट इलाहाबाद लखनऊ बेंच बोलते हैं, वैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये नहीं डेजिग्नेट करते। लेकिन वो फंक्शन जो है वो इलाहाबाद और लखनऊ दो ऑफिसेस से फंक्शन करता है। सेक्शन 8 से लेकर 10 तक जो है कोड का, वो एम्पावर करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपना बिजनेस, मतलब अपना कामकाज, बिजनेस मतलब यहाँ है कामकाज को डिस्ट्रीब्यूट करना और टेरिटोरियल डिवीज़न ऑफ इट्स मेंबर्स
एज इट थिंक्स फिट, कितने मेंबर्स को कितनी टेरिटरी देनी है, किसको कितना एरिया देना है, ये सब। अच्छा गाइस, बाकी की जो पावर्स हैं वो हम एक अलग, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, उसका आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं, जुरिसडिक्शन, पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स में। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास सेकेंड अथॉरिटी आती है, उसको बोलते हैं कमिश्नर। बेसिकली जो यूपी का स्टेट है वो 18 डिवीजन्स, 18 डिवीजन्स में डिवाइडेड है, जिसको कमिश्नरीज बोलते हैं। और चीफ ऑफिसर इंचार्ज जो उस कमिश्नरी का है उसको कमिश्नर बोलते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ध्यान रहे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वो अपने आप में, जैसे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वैसे ही कमिश्नर जो अपने आप में एक रेवेन्यू कोर्ट भी है और साथ में रेवेन्यू ऑफिसर भी है। और उसका हालांकि कोई ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं है यहाँ पे। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का दोबारा से आपको बता देते हैं। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मतलब कोई भी मैटर स्ट्रेट अवे कमिश्नर के पास नहीं आता है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं है, एपीलेट होता है उसके पास, कमिश्नर के पास। केसेस कम बिफोर हिम इन अपील और इन डिवीजन। अब इसकी पावर ऑफ फंक्शंस क्या हैं? डेलीगेशन, एडिशनल कमिश्नर्स को काम डेलीगेट करना, काम सौंपना, ट्रांसफ़र करना किसी भी केस या प्रोसीडिंग को। सपोज़ करो कोई भी कंप्लेंट आए या इवन उनको खुद सीओ मोटू लगे कि भाई हमें ये केस ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र करने की पावर। केसेस को कंसोलिडेट करने की पावर, जहाँ लगता है सब्जेक्ट मैटर 2 केसेस में एक सा है तो उनको कंसोलिडेट कर देना। फिर चौथी पावर है समन करना पर्सन्स को, कि भाई वो एविडेंस देने के लिए उनको समन भेजना या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए। पांचवी है कि सिविल कोर्ट्स की पावर एक्सरसाइज करना। अगर कोई आदमी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करता तो सिविल कोर्ट की पावर यूज़ करना या एक्सरसाइज करना। फिर छठा है टू करेक्ट इंसिडेंटल एरर्स और ओमिशंस। अगर किसी ऑर्डर में, नीचे वाली अथॉरिटी के ऑर्डर में कुछ गलतियां हैं या ओमिशंस हैं तो उसको करेक्ट करने की पावर। फिर है सातवां है आर्बिट्रेशन के लिए वो मैटर रेफ़र कर देना। आठवां है अपील्स सुनना। नौवां है टू कॉल फॉर एन एग्जामिन रिकॉर्ड ऑफ एनी केस डिसाइडेड और प्रोसीडिंग्स हेल्ड बाय एनी सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोई भी रिकॉर्ड या उसको अपने पास मंगवाना और उसको एग्ज़ामिन करना कि भाई ये जो कि जूनियर अथॉरिटीज़ ने उनकी एडजुडिकेट किया है कि भाई ये गलत किया है, सही किया है। फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर के बाद जो आती है अथॉरिटी उसको बोलते हैं एडिशनल कमिश्नर। बेसिकली एडिशनल कमिश्नर के बारे में आपको एलेबोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट बता रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो कमिश्नर हैं बेसिकली 18 डिवीज़न में डिवाइडेड है यूपी, ये सब हमने पढ़ा है। तो कमिश्नर्स के पास क्या है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या करा जाता है, एडिशनल कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है जिससे कि काम उनका थोड़ा बढ़ जाए। अब एडिशनल कमिश्नर के नीचे कौन आते हैं, कलेक्टर आते हैं। अब यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर होता है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कलेक्टर बोलते हैं। तो वो जैसे कि कमिश्नर है वो रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर है, वैसे ही कलेक्टर भी रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर होता है। और एज रेवेन्यू कोर्ट उसका ओरिजिनल और एपीलेट जुरिसडिक्शन दोनों होता है। देखिए ये फ़र्क है, कमिश्नर का क्या था, सिर्फ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन था, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं था, जबकि कलेक्टर का एपीलेट और ओरिजिनल दोनों होता है। मतलब कुछ मैटर डायरेक्टली कलेक्टर के पास भी जाते हैं। अब आ जाते हैं कलेक्टर की पावर और फंक्शंस के ऊपर। पहला, अरेंजमेंट ऑफ विलेजेस इन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन लेखपाल के जो हल्काज हैं उसमें विलेजेस का, जो उसके डिस्ट्रिक्ट में जो अंदर में जो विलेजेस हैं उनका अरेंजमेंट करना। फिर फील्ड बुक और मैप का मेंटेनेंस, देख रेख या उसको मेंटेन करवाना। फिर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो होते हैं, बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मोटा मोटा देखें तो आपका मिल्कियत से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको मेंटेन करवाना। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को हम आगे डिटेल में समझेंगे। और खतौनी उसका एक पार्ट है, एनुअल रजिस्टर बोलते हैं उसको। प्रिपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ विलेज एरियाज़, शोइंग देयर इन एरियाज़, कौन कौन से एरिया, जैसे कि इसमें है विलेज के रजिस्टर बनाना और ऐसे एरियाज़ वहाँ पे जहाँ फ्लूवियल एक्शन, मतलब
पानी से दब जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, या प्रिकेरियस कल्टीवेशन। प्रिकेरियस कल्टीवेशन मतलब जहाँ अपने बस में कोई वो चीज़ नहीं है, बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाते हैं। और फ्लूवियल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्लूवियल मतलब नदी से कभी ज़मीन दब गई, कभी निकल आई, इस टाइप की चीज़ें। और इसी में तीसरा है कि रेवेन्यू ऑफ लैंड एरिया, कौन से एरिया से कितना रेवेन्यू आता है। फिर पांचवा उसका पावर या फंक्शन है करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स इन एनुअल रजिस्टर्स ऑन ए रेफरेंस फ्रॉम तहसीलदार। तहसीलदार अगर बताता है कि जी इस एनुअल रजिस्टर में, जो कि खतौनी भी बोलते हैं, उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करना। फिर है प्रिपरेशन ऑफ न्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, नया रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का प्रिपरेशन कराना। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और ये सब क्या होता है। फिर है सातवां पॉइंट ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, जो कि कमिश्नर की पावर थी वो इसकी भी पावर है भाई। केसेस एक सबऑर्डिनेट, उसकी जो मतलब कलेक्टर से नीचे वाले लोग हैं, एक से दूसरे को केस ट्रांसफ़र करना। फिर आठवीं पावर रेफ़र टू आर्बिट्रेशन, कमिश्नर की भी थी, इसके पास भी ये पावर है कि भाई कोई मैटर आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र करना। फिर है नौवीं हियरिंग अपील्स ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर टू और तहसीलदार, ये हमने पढ़ा था, इसकी अपीलेट पावर है, तो उसके नीचे वालों की सुनवाई, असिस्टेंट कलेक्टर टू या तहसीलदार का कोई है उसके खिलाफ, डिसीजन के खिलाफ अपील आई है, उसको सुनना। और एक्सरसाइज ऑफ ऑल और एनी पावर्स ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर की सारी या कुछ पावर्स को एक्सरसाइज करना। फिर कलेक्टर के बाद आता है एडिशनल कलेक्टर, उसका सेम स्टेटस होता है डिस्ट्रिक्ट में जो कि एडिशनल कमिश्नर का होता है सब डिवीज़न में। एडिशनल कमिश्नर हमने पढ़ा था, एडिशनल कमिश्नर क्यों बनाते हैं, क्योंकि कमिश्नर के पास वर्कलोड बहुत होता है। ऐसे ही अगर हम इसको समझे तो एडिशनल कलेक्टर क्यों बनते हैं, क्योंकि कलेक्टर के पास बहुत बर्डन होता है, उनके पास पूरी डिस्ट्रिक्ट का काम होता है, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेजेस होते हैं, तो इसीलिए एडिशनल कलेक्टर भी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। फिर है उनके नीचे आता है सब डिविजनल ऑफिसर या असिस्टेंट कलेक्टर भी जिसको बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कितने भी असिस्टेंट कलेक्टर 1 या 2, बेसिकली 1 या 2 मतलब ये रैंक में होते हैं। असिस्टेंट कलेक्टर 1 बड़ा होता है और 2 उसका नीचे होता है, लेवल 1 लेवल 2 बोलें, और वो कलेक्टर के सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। फिर है असिस्टेंट कलेक्टर इन चार्ज ऑफ सब डिवीज़न। अब जो बहुत सारे असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं उसमें से एक असिस्टेंट कलेक्टर को उस सब डिवीज़न का इंचार्ज बनाना। सब डिवीज़न मतलब डिवीजन्स और उसके नीचे जो डिवीजन्स का भाग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सब डिवीज़न, जिसको कि अभी इलेबोरेट करते हैं। जैसे कि डिवीज़न जो होती है वो हमने पढ़ा था, वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होती है, तो डिवीज़न का हेड कौन होता है, कमिश्नर। डिवीज़न किस में डिवाइडेड होती हैं, डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है, कलेक्टर। अब डिस्ट्रिक्ट फर्दर तहसील में डिवाइड होती है, तो उन सब तहसीलों को क्या बोलते हैं, सब डिवीज़न। और उन सब डिवीज़न का जो इंचार्ज होता है वो असिस्टेंट कलेक्टर लेवल 1 का होता है, जिसको कि इंचार्ज ऑफ दैट सब डिवीज़न बोलते हैं। तो बेसिकली ये असिस्टेंट कलेक्टर 1 से थोड़ा सा ऊपर हो गया हायरार्की में, क्योंकि भाई वो इंचार्ज हो गया, सारे असिस्टेंट कलेक्टर का मिला के एक इंचार्ज बना देना। व्हेन ही एक्सरसाइजेस पावर्स अंडर रेवेन्यू लॉज ही इज़ नोन एन एसडीओ। जब वो रेवेन्यू लॉज के अंडर में अपनी पावर एक्सरसाइज करता है उसको एसडीओ बोलते हैं, और जब वो क्रिमिनल पावर अंडर पीनल लॉज एक्सरसाइज करता है उसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, एसडीएम बोलते हैं, ठीक है। अब उनके नीचे आता है एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी असिस्टेंट कलेक्टर 1 को एडिशनल एसडीओ भी बना सकती है इन 1 और मोर सब डिविजन्स। कई सब डिविज़न बड़ी होती हैं दूसरी से, या वहाँ पे मैटर ज़्यादा होते हैं, या उनका रेवेन्यू ज़्यादा होता है, किसी भी बेसिस पर, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट असिस्टेंट कलेक्टर 1 को एडिशनल एसडीओ बना देती है। तो एसडीओ हैव पावर्स कन्फर्ड बाय एक्ट। एसडीओ तो जो वो है वो यूपी रेवेन्यू कोड में मेंशन्ड है, उनको एक्ट से पावर मिलती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, एसडीओ को एक्ट से पावर मिलती है, जबकि एडिशनल एसडीओ को जो है वो कौन पावर देता है, स्टेट गवर्नमेंट एक्सप्रेसली मेंशन करती है कि ये पावर आपके पास हैं, उसके अलावा एडिशनल एसडीओ को पावर्स नहीं है। अब आ जाते हैं एडिशनल एसडीओ के नीचे कौन होते हैं, तहसीलदार, जिसमें कि तहसीलदार जुडिशल भी होते हैं कुछ और
तहसीलदारों के नीचे कौन होते हैं? नायब तहसीलदार। तो इनको हम एक ही साथ पढ़ते हैं। तहसीलदार इज़ अपॉइंटेड टू होल्ड चार्ज ऑफ ए तहसील सब्जेक्ट टू इमीडिएट कंट्रोल ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर। तो हमने अभी देखा था कि असिस्टेंट कलेक्टर जो हैं वो तहसील के क्या होते हैं? इंचार्ज होते हैं। लेकिन जो इमीडिएटली उनके अंडर में होते हैं, इमीडिएट कंट्रोल में होते हैं, जो कि मोटा मोटा और सारा काम तहसील का देखते हैं, उनको बोलते हैं तहसीलदार। तो ऐसे ही हर तहसील में एक तहसीलदार जुडिशल भी होता है, जो कि हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जुडिशल और रेवेन्यू मैटर अलग अलग क्यों करते हैं? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन भी होता है। अगर एक ही आदमी रेवेन्यू कोर्ट भी हो, एक ही जज हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है। इसीलिए कुछ तहसीलदारों को जुडिशल तहसीलदार जुडिशल भी डेजिग्नेट या बना देते हैं। और नायब तहसीलदार हर तहसील में बहुत सारे होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इतने होने चाहिए, वो तहसील के ऊपर डिपेंड करता है। अब तहसीलदार की ड्यूटीज़ क्या हैं गाइस? ये बहुत ध्यान से देखिए, ड्यूटीज़ क्या हैं तहसीलदार की। और हमने बहुत ही प्रिसाइज़ वे में ये करा है, कंटेंट बिल्कुल मिस नहीं किया है, और प्रिसाइज़ वे में, जिससे आपको एग्ज़ाम में पॉइंट्स याद रह जाएं और आप उसको लिख पाएँ और एलैबोरेट कर पाएँ अच्छे से। तो पहली ड्यूटी है तहसीलदार की टू कलेक्ट लैंड एंड कैनाल रेवेन्यू, तकवी सेस और अदर गवर्नमेंट ड्यूज़। तो बेसिकली क्या है? कलेक्शन से रिलेटेड है कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना। कैनाल मतलब जो नहरें हैं उनका जो रेवेन्यू लेती है, नहरें जैसे फैक्ट्री यूज़ कर रही हैं और नहर का पानी या कुछ, तो उससे रिलेटेड रेवेन्यू। तकवी सेस जैसे कि एग्रीकल्चरल लोन देते हैं उसके ऊपर सेस या और चीज़ें। सेकंड है टू सी दैट लैंड रेवेन्यू जामबंदीज़ एंड ऑफ गांव सभा असामीज़ आर प्रिपेयर्ड करेक्टली एंड इन टाइम, कि लैंड रेवेन्यू की जामबंदी या रिकॉर्ड जो हैं और गांव सभा के असामी हैं वो टाइम से और ढंग से करेक्टली प्रिपेयर हों। थर्ड है तहसीलदार की ड्यूटी टू सी वॉट एवर बी रिक्वायर्ड टाइमली एक्शन फॉर फाइलिंग सूट, कि भाई जो भी सूट फाइल करने के लिए टाइमली जो भी रिक्वायर्ड हो या टाइमली एक्शन वो करा जाए। सूट कौन से? जैसे कि किसी ने ग्राम सभा की ज़मीन दबा ली या कुछ कर लिया, इस तरह की चीज़ें। चौथा, टू कीप इन सेफ कस्टडी ऑल गवर्नमेंट मनी एंड प्रॉपर्टी प्लेस्ड इन हिज चार्ज, भाई सेफ कस्टडी में अपनी ही कंट्रोल में रखना, जो भी उसने पैसा कलेक्ट किया है या कोई प्रॉपर्टी है मूवेबल हो, वो सेफ कस्टडी में रखना। पाँचवा, टू सी दैट द रूल्स इन लैंड रिकॉर्ड मैनुअल prescribing the duties of supervisor, कानून गोस एंड लेखपाल्स आर प्रॉपरली कैरीड आउट, कि भाई ये देखना लैंड रिकॉर्ड मैनुअल बेसिकली क्या है? ये एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जैसे कि बेसिकली इसमें ड्यूटीज़, इसमें रूल्स, और वो लैंड रेवेन्यू, यूपी रेवेन्यू कोड तो एक एक्ट हो गया। अब बेसिकली लैंड रेवेन्यू मैनुअल क्या है? उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, उसकी मतलब रूल्स, बायलॉज, और लेजिस्लेशन जो कि सबऑर्डिनेट है। तो बेसिकली क्या है? लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के हिसाब से कानून गो और लेखपाल ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर 6 पॉइंट है एसडीओ को रिपोर्ट करना। भाई एसडीओ उसका इमीडिएट ऑफिसर है, तो उसको क्या रिपोर्ट करना? सारे केसेस एलुवियन और डिलुवियन के, मतलब जैसे नदी अपना कोर्स बदल लेती है, बहाव बदल लेती है, तो कोई ज़मीन निकल के आ गई उससे, और डिलुवियन मतलब कोई ज़मीन नदी में दब गई, तो वो सारे मैटर एसडीओ को रिपोर्ट करना। फिर ऑल सीजनल कैलेमिटीज़ एंड आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक सिकनेस, कि जो भी सीजनल कैलेमिटी है, बाढ़ है या कोई एपिडेमिक सिकनेस आ गई उस एरिया में, सपोज़ मलेरिया हो गया या उस एरिया में डेंगू हो गया या कोई और चीज़ आ गई, वो एसडीओ को रिपोर्ट करना। फिर ऑल केसेस ऑफ सीरियस फ्लक्चुएशंस इन एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी, सपोज़ करो उस एरिया में किसानों की एक पर्टिकुलर प्रॉस्पेरिटी या उनकी में इमीडिएट बढ़ाव या घटाव आता है, वो एसडीओ को रिपोर्ट करना। फिर सारे केसेस सॉइल फर्टिलिटी से रिलेटेड रिपोर्ट करना, कि भाई ज़मीन जो है कम उपजाऊ हो गई है या ज़्यादा उपजाऊ हो गई है, जो भी, वो सब एसडीओ को रिपोर्ट करना। फिर 5वां है ऑल एस्टिएट्स थ्रू फेलियर ऑफ हीयर्स,
SG8 हम बाद में अभी पढ़ेंगे होता क्या है, लेकिन ये जान लें कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सरकार के पास आ गई है जिसमें कि कोई वारिस नहीं है, तो लावारिस कोई ज़मीन है, जायदाद है जो सरकार के, तो ऐसी चीज़ें एसडीओ को रिपोर्ट करना। तो 7वां पॉइंट आ जाएगा कि कलेक्टर और एसडीओ को टच में लाना कि उस एरिया में क्या गतिविधियां हो रही हैं, सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल मूवमेंट उस तहसील में क्या हो रहे हैं, वो सब उनको रिपोर्ट करना है एसडीओ को। तो बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो ये आँख और कान भी हैं भाई अपने सीनियर अथॉरिटीज़ के, ये ग्राउंड लेवल पे हैं, ये लोकल तहसील लेवल पे हैं, तो ये सब चीज़ें इनका ड्यूटी है कि उनको रिपोर्ट करना, उनको सारे मैटर्स से अवगत कराना। फिर 8th है टू एक्ट एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट अंडर डायरेक्शन ऑफ कलेक्टर एंड एसडीओ इन ऑल मैटर्स कलेक्टेड विद लैंड रेवेन्यू। एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम करते हैं ये गवर्नमेंट के, ऑब्वियसली अंडर द डायरेक्शन ऑफ कलेक्टर और एसडीओ, जो भी लैंड रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मैटर होता है उसमें। फिर है टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ एलएमसी। एलएमसी मतलब यहाँ शॉर्ट में मैंने लिखा है लैंड मैनेजमेंट कमेटी। लैंड मैनेजमेंट कमेटी की जो सारे सुपरवाइज करना उसकी वर्किंग। लैंड मैनेजमेंट कमेटी हम आगे पढ़ेंगे होता क्या है। बेसिकली हर गांव में एक कमेटी जो गांव की ज़मीन की देखरेख करती है उसको लैंड मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं। अभी मोटा मोटा आप ऐसे समझ लीजिए। फिर है डिस्पोजल ऑफ म्यूटेशन रिपोर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिए। This is one of the most important duty, and now he has the power to decide the mutation cases on ground of succession or transfer, whether they are disputed or undisputed. तो बेसिकली तहसीलदार के पास अब पावर है कि वो म्यूटेशन के केसेस को देखे और उनको बेसिकली डिसाइड करें ऑन ग्राउंड ऑफ सक्सेशन या ट्रांसफ़र। सक्सेशन मतलब किसी से मिली है प्रॉपर्टी उस बेसिस पर, या किसी से किसी को ट्रांसफ़र हुई है, खरीद बेच हुई है, जो भी हुआ है, चाहे वो डिस्प्यूट में हो या बिना डिस्प्यूट के हो। तो रिपोर्ट मिलने पे क्या है, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो एनुअल रजिस्टर में उस हिसाब से एंट्री कर लेता है, भाई ये ज़मीन इसको भी की है, अब इसका रेवेन्यू ये पर्टिकुलर पर्सन देगा। जैसे कि हमने देखा होगा, हम घरों में रहते हैं, हम वहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, बहुत से स्टेट्स में प्रॉपर्टी टैक्स होता है। वैसे ये बेसिकली म्यूटेशन का यहाँ क्या मतलब होता है, या क्या बेसिकली इंपॉर्टेंस होती है। म्यूटेशन का मतलब टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होता, ये नहीं कि आप मालिक बन गए अगर आपके नाम म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि रिकॉर्ड्स में आप प्रॉपर्टी के कोई भी उस पर रेवेन्यू है, प्रॉपर्टी टैक्स है या और कोई लैंड रेवेन्यू है, तो आप उसके देनदारी आपके नाम आप हो जाते हो। तो ये याद रखने वाली बात यहाँ पे है, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट करेक्ट मेंटेनेंस ऑफ खतौनी इज़ एसेंशियल एंड एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड डिपेंड्स टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट ऑन द एफिकेसी विद म्यूटेशन वर्क इज़ डन इन तहसील। म्यूटेशन वर्क की क्यों अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है कि बेसिकली जो खतौनी है वो उसका जो करेक्ट मेंटेनेंस है और एक्यूरेसी रिकॉर्ड में, वो बहुत कुछ डिपेंड करती है कि कितनी अच्छी तरीके से या कितने सही तरीके से म्यूटेशन का काम किया गया है। अब आ जाते हैं गाइस नायब तहसीलदार की ड्यूटीज़ पे। नायब तहसीलदार की ड्यूटीज़ क्या है। पहली, टू होल्ड चार्ज ऑफ द रजिस्ट्रार कानून गोज़ ऑफिस। रजिस्ट्रार कानून गो ऑफिस का इंचार्ज होता है नायब तहसीलदार। फिर सेकंड है टू टेस्ट द वर्क ऑफ लेखपाल एंड सुपरवाइज़र कानून गोज़ एट द तहसील एंड द फील्ड। कि लेखपाल और सुपरवाइज़र कानून गो जो हैं उन्होंने क्या फील्ड पे काम कर रहे हैं उसको टेस्ट करना कि भाई सही कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर रहे वो। थर्ड है टू रिसीव रिपोर्ट्स ऑफ लेखपाल एंड सुपरवाइज़र कानून गो एंड टू रिपोर्ट थ्रू तहसीलदार ऑन एनी पॉइंट कनेक्टेड विद लैंड रिकॉर्ड्स विच रिक्वायर्स ऑर्डर्स ऑफ एसडीओ। कि तहसील लेखपाल और सुपरवाइज़र कानून गो से रिपोर्ट लेना और तहसीलदार को थ्रू एसडीओ को रिपोर्ट करना या एसडीओ को ऐसे किसी मैटर से अपडेट करना जहाँ की लैंड रिकॉर्ड्स से रिलेटेड कोई ऑर्डर की ज़रूरत है, जहाँ एसडीओ की ज़रूरत है। चौथा, लेखपालों की पे को डिस्ट्रीब्यूट करना नायब तहसीलदार का एक ये भी काम है। फिर पाँचवा, टू सी दैट द डिफेक्ट्स पॉइंटेड आउट बाय इंस्पेक्टिंग ऑफिसर एट देयर इंस्पेक्शन टू रजिस्ट्रार कानून गोज़ ऑफिस आर प्रॉम्प्टली रिमूव। जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर आते हैं
नायब तहसीलदार के ऑफिस में, उसको अगर कोई वो मिस्टेक वगैरह पॉइंट आउट करते हैं तो उनको एकदम से रिमूव करना। फिर है टू सुपरवाइज वर्क ऑफ कुर्क अमीन्स एंड बी रिस्पॉन्सिबल दैट रजिस्टर्स एंड रिसीट बुक्स आर प्रॉपरली कैप्ट। कि भाई कुर्क कुर्क मतलब नीलाम करने के, नीलामी, कुर्क मतलब नीलामी, नीलाम करने के जो अमीन अपॉइंट होते हैं तो उनके काम को सुपरवाइज करना और ये देखना कि जो रजिस्टर हैं या रसीद बुक हैं वो सब प्रॉपरली मेंटेन्ड हैं कि नहीं है, ये भी नायब तहसीलदार का काम है। फिर 7वां बड़ा इम्पॉर्टेंट एक और काम है कि रेनफॉल मेजर करना। उनके ऑफिसेज में रेन गेज, उनके चार्ज में रेन गेज होता है। गेज मतलब जिससे कि बारिश देखते हैं, इतने बारिश हुई, इतने मीटर हुई, उतने नहीं हुई, ये जो हम न्यूज़ में देखते हैं, तो वो बेसिकली सब क्या है अपने ऑफिस में उनके मशीनें या उनके सुपरविज़न में वो लगे होते हैं, उसमें से मेजर करना और रिकॉर्ड करना, उसका प्रॉपर रजिस्टर बनाना, उसमें लिखना किस दिन बारिश हुई, किस दिन नहीं हुई, ये सब पूरा रिकॉर्ड करके तहसीलदार के थ्रू कलेक्टर को वो इन्फॉर्मेशन देना। अब आप सोच रहे होंगे यार ये काम क्यों है? बेसिकली बारिश हुई नहीं हुई इस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। इस पे फसल कैसी होगी, लैंड रेवेन्यू, या गवर्नमेंट को कुछ आगे सब्सिडी देनी है, कल को सूखा पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो बहुत सारे डिसीजंस इस पे डिपेंड करते हैं। गाँव की जो इकॉनमी है, विलेज हैं, वो बेसिकली एग्रीकल्चरल इकॉनमीज़ ही होती हैं। और 8वां पॉइंट है अदर ड्यूटीज़, इसके अलावा और कोई ड्यूटीज़। और 9वां पॉइंट है प्रिपेयर नैरेटिव इन केसेस वेयर गवर्नमेंट इज़ अ पार्टी। जहाँ गवर्नमेंट पार्टी है, ऐसे केस चल रहे हैं, वहाँ नैरेटिव मतलब एक पूरा डिटेल बनाना कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से क्या केस है, क्या प्रेजेंट करना है, क्या गवर्नमेंट का पक्ष क्या है, वो सब चीज़ें लिखना। फिर आ जाते हैं लेखपाल। लेखपाल क्या होते हैं? कलेक्टर इज़ द चीफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर जो हमें पता है वो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का, और वो बेसिकली लेखपाल के हल्काज या हल्क में उसको अरेंज करता है विलेजेस को। तो नंबर ऑफ़ लेखपाल कौन है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कलेक्टर ये नहीं डिसाइड करेगा कि लेखपाल कितने होंगे या बढ़ें या घटें, वो नहीं, बट वो उनकी लिमिट तय करता है कि भाई आप ये है जी, आप ये गांव और ये गांव का आधा इतना देखोगे या ये 2 गांव देखोगे, इस तरह का। ड्यूटीज़, अब लेखपाल की ड्यूटीज़ क्या हैं? तहसील के ऑफिस में जाके अटेंडेंस देना भाई रोज़। सेकेंडली रेवेन्यू इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करना, जैसे कि ट्रांसफ़र हुआ हो कोई ज़मीन का या सरेंडर किया हो किसी ने, वो सारी चीज़ें रिपोर्ट करना। कैलेमिटीज़ मतलब बाढ़, सूखा, इन चीज़ों का रिपोर्ट करना जाके। रिपोर्ट्स टू रेवेन्यू इंस्पेक्टर ऑन हिज विजिट एंड अप्राइज हिम ऑफ ऑल एरर्स डिस्कवर्ड इन टेस्टेड एंट्रीज, एनी चेंज इन कैरेक्टर ऑफ एनी अनकल्टिवेटेड लैंड। कि भाई रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जब रिपोर्ट होती है उसके एरिया में, उसके हल्क में, तो उसको सब बताना कि जी ये थोड़ी गलतियाँ थी, मैंने एंट्रीज टेस्ट करी थी तो ये गलतियाँ निकल के आई हैं, और जी ये अनकल्टिवेटेड लैंड थी, इसका ना कैरेक्टर मतलब ये आबादी या यहाँ किसी ने घर बना लिया है, इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट करना। फिर 5वां पॉइंट है इंस्पेक्शन एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन करना या उनका एक्सट्रैक्ट निकलवाना। और टू वर्क एज सेक्रेटरी ऑफ भूमि प्रबंधक कमेटी। भूमि प्रबंधक कमेटी या लैंड मैनेजमेंट कमेटी जो होता है उसका जो सेक्रेटरी होता है वो कौन होता है? लेखपाल होता है। तो उसका सेक्रेटरी का काम भी करना। फिर आ जाते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर। रेवेन्यू इंस्पेक्टर बेसिकली लेखपाल की हम बात पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो लेखपाल से नीचे हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स जो हैं बेसिकली वो लेखपाल से ऊपर होते हैं, और लेखपाल एक तरह से रेवेन्यू इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करते हैं, ऐसा समझा जा सकता है। तो सेक्शन 16 जो है वो कलेक्टर को ऑथोराइज़ करता है कि 1 या मोर रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करना। तो बेसिकली वो अपने अपने सर्कल में उनको पोस्ट करता है कलेक्टर, और वो बेसिकली अपनी रिपोर्ट जो है वो डायरेक्ट सबमिट करते हैं कलेक्टर के ऑफिस में। जैसे कि इलीगल ऑक्यूपेशन हो गया, ग्राम सभा लैंड के ऊपर किसी का पोजेशन कर लिया, किसी ने कब्ज़ा पॉन्ड के ऊपर कर लिया, और ये सारी चीज़ें।
एक चीज़ और समझ लेते हैं, लेखपाल बेसिकली सब नायब तहसीलदार को रिपोर्ट करते हैं, नायब तहसीलदार ही लेखपाल की सैलरी देते हैं, सब देते हैं। लेकिन रेवेन्यू इंस्पेक्टर क्या है, वो कलेक्टर अपॉइंट करते हैं, और कल रेवेन्यू इंस्पेक्टर जाके फील्ड में जो चेक करते हैं या तो उनको असिस्ट या उन लेखपाल उनको फिर रिपोर्ट करते हैं ऐसे मैटर्स पे। वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर फिर गलतियां बताते हैं या इवन उनके पास पावर होती है, वो नायब तहसीलदार कानून को ऑफिस हमने पढ़ा था उसमें जाके इंस्पेक्शन करते हैं। तो लेखपाल एक तरह से उनको भी इनडायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं और डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं नायब तहसीलदार को। अच्छा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, कि जब रेवेन्यू इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र होता है तो वो ड्यूटी बाउंड है, ड्यूटी बाउंड अंडर सेक्शन 18 उनको अपना पूरा चार्ज देना है, जो उनके पास पैसा है, डॉक्यूमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, रिलेटेड टू द पोस्ट, और अगर उसने इलीगली उसको रिटेन करा तो 250 रुपये फ़ाइन पर डे देने के लिए वो लायबल होगा, जो कि 25,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। मैक्सिमम 25,000 उसके ऊपर वो फ़ाइन लग सकता है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स और लेखपाल जो हैं वो सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड में उनको पब्लिक सर्वेंट माना गया है, और रिकॉर्ड्स जो हैं वो जो रखते हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड हैं, और जो जबकि वो पब्लिक रिकॉर्ड हैं तो दे आर ओपन टू इंस्पेक्शन बाय द पब्लिक, और एप्लीकेंट्स को सर्टिफाइड कॉपी एक फ़ीस देने के बाद उनको सर्टिफाइड कॉपी भी उपलब्ध कराई जाती है पब्लिक को, जैसे कि खतौनी की कॉपी एक फ़ीस दे के पब्लिक ले सकती है या इंटरेस्टेड पार्टी ले सकती है बेसिकली। तो गाइज़ ये था बेसिकली, हमने यहाँ पे डिटेल में समझा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है और उसके कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं। तो आपको क्विकली एक बार हायरार्की पे ले जाता हूँ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे ऊपर, उसके नीचे कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर या असिस्टेंट कलेक्टर जिसको बोलते हैं, उसके नीचे असिस्टेंट कलेक्टर इन चार्ज ऑफ सब डिवीज़न। ये बेसिकली उसके नीचे नहीं है, असिस्टेंट कलेक्टर इन चार्ज ऑफ सब डिवीज़न बेसिकली असिस्टेंट कलेक्टर 1 में से ही चुना जाता है, जो कि एक सब डिवीज़न का इंचार्ज बना दिया जाता है। फिर उसके नीचे एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर, फिर तहसीलदार, जिसमें कि तहसीलदार जुडिशियल, और उसके नीचे नायब तहसीलदार, फिर लेखपाल और रेवेन्यू इंस्पेक्टर अलग से। बेसिकली रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बारे में तो गाइस ये बेसिकली आपको हायरार्की समझ आ गई होगी बहुत ही प्रिसाइज़ वे में, और इसमें समझाने की कोशिश करी है आपको। बाकी आप एलैबोरेट करके अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाएंगे, आपके पास सफिशिएंट कंटेंट है। इसको आराम से आप दोबारा सुनिए, आपको नहीं समझ में आया, और कोई ऐसी चीज़ वैसे है नहीं जो आपको समझ नहीं आएगी। कोशिश करिए इसको इंटरेस्टिंग बनाने की। और गाइस इस सब्जेक्ट को आप लाइटली मत लीजिएगा। बहुत से लोग इसको बहुत कैजुअली लेते हैं, बाद में फिर उनको परेशानी होती है, दिक्कत होती है, बैक आती है। तो इसीलिए सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, ज़मीन से जुड़ा हुआ, ज़मीन जायदाद ये सारे मामले, तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं इसको कोशिश करूँगा और इंटरेस्टिंग बनाने की। थैंक यू गाइस।